Okay, hello everyone and welcome back to the channel Jay Sir. Today I'm going to start with chapter number 2 of science 1, that is periodic classification of elements. केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, बट ये वाला पार्ट हम पढ़ रहे हैं उसके लिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तुम लोग को इससे बेसिक मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तुम लोग 11th एंड 12th पढ़ोगे तो थोड़ा और डेप्थ में जाएगा। यहाँ पर एक इंट्रो वाला जैसा है कुछ है कि इंट्रो में एक्चुअली एलिमेंट्स का सब सिनेरियो कैसे हुआ था। अब पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं, लाइक व्हाट इज मैटर, कि मैटर क्या होता है। तो मैटर मतलब क्या होता है, वही सर झगड़ा वगड़ा करने वाला और काम। मैटर वो नहीं होता। मैटर मतलब क्या है इन टर्म्स ऑफ साइंस, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इन इट। तो हम लोग बात कर देते हैं मैटर मतलब जो डेफिनेशन हम सीखते आ रहे हैं, दैट इज एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इन इट। जिसमें भी मास होगा और अगर वो जगह ले रहा होगा तो ऐसे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज मैटर। नाउ सेकंड वाला पार्ट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड। मिक्सचर की बात नहीं करेंगे, सिर्फ एलिमेंट एंड कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं। सो तुमको क्लियरिटी मिल जाए कि हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, टॉपिक देखोगे इट्स एन एलिमेंट। एलिमेंट मतलब हम जैसे सिंगल, ओके, जो चीजें सिंगल होती है ऐसे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ लाइक हाइड्रोजन, नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। ओके, ऐसे एग्जांपल्स वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स लाइक सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये जितने भी चीजें हैं ये सिंगल वाले पार्ट है। ऐसे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। कंपाउंड वाला पार्ट क्या होगा, तो मान लेते हैं हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा देते हैं। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा वाटर। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो ऐसे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। तो हम यहाँ पर कंपाउंड के रिलेटेड नहीं स्टडी कर रहे, हम लोग यहाँ पर रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं एलिमेंट्स के बारे में कि एलिमेंट्स होता क्या है। अब चैप्टर का नाम अगर देखोगे इट्स प्रिसाइजली पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब यहाँ क्लासिफिकेशन वाला पार्ट आ गया कि हम लोग क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन हमेशा इंपॉर्टेंट क्यों होता है, लाइक आपको साइंस का जब भी पढ़ो, नॉट जस्ट साइंस 1, साइंस 2 भी पढ़ोगे ना आप लोग, तो उसमें क्लासिफिकेशन वाला पार्ट आता ही है। क्लासिफाई करने से लाइफ इजी हो जाता है हमारे लिए, मतलब जो पढ़ रहा है उसके लिए। अगर तुम एलिमेंट्स के बारे में स्टडी कर रहे हो तो उसका क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट का रीजन ये हो गया कि मान लो हम लोग आयन ले लेते हैं, लोखंड। अब लोखंड हम लोग को मालूम है वो बहुत मजबूत होता है, लेकिन किसी के लोखंड का सलिया लेके किसी के सिर पे मारेंगे तो सर फूट जाएगा। ये हम लोग को ऑलरेडी मालूम है इस चीज के लिए। तो अगर मुझे इसकी प्रॉपर्टी पता ही ना हो, मुझे पता ही नहीं होगा, तो मैं उसको कैसे यूज करूंगा। बट अगर मुझे पता है कि जो आयन वाला पार्ट है वो बहुत मजबूत है, वो वजन उठा सकता है, तो हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज कर ही रहे ना, लोखंड के सलिए लग रहे हैं। तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेकिन मार्कर है। अगर मैं किसी 1 ईयर बेबी को ये मैं मार्कर दे दूंगा तो वो क्या करेगा, वो खेलेगा इससे, तो क्या करेगा, हालांकि बेबी कैसे लगेगा, वो मुंह में डाल देंगे डायरेक्टली। वो लोग क्या करेंगे, जो चीज मिलता है उठा के खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उन लोग को लगता है खाने की चीज है, उन लोग को वही समझ रहती है। पर जब वो बेबी ग्रो कर जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लाइक अराउंड 2 3 4 ईयर्स हो जाएगा, तो उसको मालूम पड़ जाएगा ऐसा कुछ चीज लिखा भी जाएगा, तो वो क्या करेगा, मस्त दीवार पर स्क्रिबल करना स्टार्ट करेगा। अब उसको उसका यूज पता चल गया, अब उसको कहाँ यूज करना है वो नहीं पता, बट उसको यूज तो पता चल गया कि स्क्रिबल करना है करके। सेम वे में एलिमेंट्स वाला पार्ट को स्टडी करने का इंपॉर्टेंट इतना क्यों हो जाएगा कि हमें पता होना चाहिए कि चीजों को हम कहाँ यूज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। ये होगा क्लासिफिकेशन का इंपॉर्टेंट। हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज भी स्टडी कर रहे हैं और उसको कैसे कैसे यूज करने वाले हैं, और सब सिमिलर सिमिलर मतलब लॉजिक क्या लगा रहे हैं हम लोग, ये सब सेम सेम टाइप के उसको एक साथ रख देते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उसको एक साथ रख देते हैं। तो पहले के साइंटिस्ट लोगों को थोड़ा सा लाइफ ईज था क्योंकि उतने एलिमेंट्स पता नहीं थे। तो कितने एलिमेंट्स पता थे वो जमाने में, तो हम 1800 की बात कर रहे हैं कि हम लोग का टोटल 30 एलिमेंट्स नोन थे, ज्यादा एलिमेंट्स पता नहीं थे। तो साइंटिस्टों का लाइफ बहुत सॉर्टेड था। उन्होंने सिंपली क्या किया, एलिमेंट्स को दो पार्ट में बाइफरकेट कर दिया। उन्होंने बोला कुछ होते हैं मेटल्स और कुछ होते हैं नॉन मेटल्स। जितना इन्फॉर्मेशन, जितना साइंस तब दिया बड़ा था, वो हिसाब से उन्होंने कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया। तो बहुत सिंपल हो गया ना, मेटल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, नॉन मेटल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ऐसे उन्होंने देख लिया कि भाई ये पूरा अलग है, ये पूरा अलग है। तो मेटल्स मेटल्स जितने भी थे ये सब बहुत स्ट्रांग स्ट्रांग थे, उन सबको मेटल्स में डाल दिया। और जो वीक है, जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ऐसे सब वाले को एक साथ डाल दिया। तो सिर्फ 30 एलिमेंट्स पढ़ना था, सबको चेकआउट कर लिया और सबको सेग्रीगेट करना स्टार्ट कर दिया। फिर जब साइंस और आगे बढ़ा तो और नए एलिमेंट्स आना स्टार्ट हुआ।
तो इसके अंदर एक और एलिमेंट ज्वाइंट हुए दैट वर कॉल्ड एज मेटेलॉइड्स। अब ये मेटेलॉइड्स क्या होता है? मेटेलॉइड्स इज नथिंग बट विच हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, दोनों का प्रॉपर्टी रहेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी मेटल का, थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी नॉन मेटल का। मैं बता देता हूँ, मेटल एंड नॉन मेटल को मिक्स करके नहीं बनाया गया है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। अगर मिक्स करके बनाओगे तो कंपाउंड जैसा कुछ बन जाएगा। हम लोग कंपाउंड की बात नहीं कर रहे, हम लोग एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो किसी थोड़ी प्रॉपर्टी मेटल की होगी, थोड़ी प्रॉपर्टी नॉन मेटल की होगी, एक ही के अंदर ऐसे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? मेटेलॉइड्स बोलेंगे। ओके, जब क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ तो अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना अपना बिग ब्रेन यूज किया और उन्होंने अपना स्टार्ट किया अपना क्लासिफिकेशन का आइडियाज। तो बेसिकली 4 साइंटिस्ट है, उसमें 3 फेलियर्स है कि जो हम लोग स्टडी नहीं करते बिकॉज साइंस इतना ग्रो नहीं किया था वो टाइम पे। तो फेलियर में ऐसा मतलब उन्होंने भी कहीं ना कहीं मेहनत की अपनी जगह पे, मैं उसको ऐसा वो नहीं कर रहे, बट स्टिल उन लोग का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज नहीं करते। तो हम लोग को तीनों पार्ट पढ़ना है और एग्जाम में आता भी है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखते क्या है। फर्स्ट साइंटिस्ट जो हम लोग इसके रिगार्डिंग बात करेंगे दैट इज डॉबनियस ट्राइड। डॉबनियर वाज द फर्स्ट पर्सन जो इस फील्ड में आके अपना क्लासिफिकेशन का आइडिया देना स्टार्ट करा था। जब इसने अपना क्लासिफिकेशन देना स्टार्ट किया, इसे क्या किया? ग्रुप बनाना स्टार्ट किया। और ये ग्रुप कैसे बनाया उसने? उस ग्रुप को उसने बोल दिया ट्राइड्स। अब ट्राइड्स का मतलब क्या होगा? नाम से समझो, ट्राई मतलब होता है 3। तो इसने एक्चुअली क्या किया? ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स बनाया। क्या किया उसने? अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। अब ये 3 एलिमेंट्स ने कैसे सिलेक्ट किया? सर रैंडमली कोई भी 3 एलिमेंट सिलेक्ट नहीं किया, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उसने क्या? ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ऐसे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइड्स बोलेंगे। 1 मार्क क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आया, व्हाट आर ट्राइड्स? तो ट्राइड्स का डेफिनेशन यही होगा, अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी इज नोन एज ट्राइड्स। ओके, तो डॉबनियर आया, उसने ट्राइड बनाया, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना स्टार्ट किया और उन सबको उसने क्या किया? ट्राइड्स को प्रॉपर्टी के हिसाब से अरेंज करना स्टार्ट किया। अब उसने अरेंजमेंट कैसे किया? उसका जो अरेंजमेंट था, इट वाज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर of atomic mass. It was an increasing order of atomic mass. अब ये atomic mass क्या होता है? ये बेसिक वाला पार्ट है, सो देख लेते हैं पहले कि atomic mass क्या होता है। There are basically 2 type of thing. एक हम लोग ने पढ़ा है atomic mass और एक हमने पढ़ा है atomic number। अगर दोनों ही चीज क्या आप लोगों को पता होना चाहिए, तो मैं पहले स्ट्रक्चर बताता हूँ कि नॉर्मली एक एटम के अंदर क्या क्या होता है, जो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। तो इस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि हम लोग सेंटर में बनाते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज होता है, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, और इसके अराउंड होते हैं कुछ शेल्स, और ये जो शेल्स होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे इट इज पी फॉर प्रोटॉन विच इज पॉजिटिव, it is N for neutron which has no charge, कुछ चार्ज नहीं होता है, and E is for electron which has negative charge। तो हम लोग बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि एटॉमिक मास मतलब क्या होता है? मास मतलब काइंड ऑफ वजन। पूरे एटम का जो वजन होता है उसके सेंटर में होता है, और सेंटर वाले पार्ट में क्यों होता है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर घूम रहे हैं उन लोगों का कुछ वजन होता ही नहीं है, ना के बराबर नेग्लिजिबल होता है। तो हम लोग नेग्लिजिबल होता है तो उसको काउंट ही नहीं करते हैं। तो वजन किसकी वजह से हो रहा है? तो कोई भी एटम में अगर वजन हो रहा है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने की वजह से हो रहा है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? एटम का वजन मिलेगा। तो एटॉमिक मास इज नथिंग बट सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इन सिंपल टर्म P प्लस N। ये हो गया एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन और याद रखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी एक के बारे में बात हो रहा है, दोनों के बारे में बात नहीं हो रहा। मास मतलब दोनों के बारे में, दोनों को मिला के कितना वजन आएगा वो हम लोग बोलेंगे एटॉमिक मास।
और एटॉमिक नंबर क्या होता है, या तो कितना पॉजिटिव चार्ज है या तो कितना नेगेटिव चार्ज है। हमेशा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किसी भी एटम में सेम होता है, बिकॉज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर मैंने किसी भी एटम, रैंडमली बोलता हूँ एक एटम एक्स है और उसके अंदर 10 पॉजिटिव चार्ज है, अगर 10 पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब उसके अंदर 10 नेगेटिव चार्ज भी होगा। 10 पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 10। अगर 10 पॉजिटिव चार्ज है तो नंबर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो 10। ये एक हर एक एटम के लिए होता है। तो ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है। तो साइंटिस्ट लोगों ने इसके रिगार्डिंग बात नहीं किया, उन्होंने बात किया एटॉमिक मास के लिए। तो एटॉमिक मास ने कैसे अरेंज किया, तो डॉबर्नियर से वापस आ जाते हैं। तो डॉबर्नियर ने क्या किया, ट्रायड बनाया 3 एलिमेंट का और ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट किया जिसका सेम सेम केमिकल प्रॉपर्टी था, और उसका अरेंजमेंट का जो स्टाइल था इट वाज एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला गया मतलब कैसे अरेंज किया, पहले लाइटर एलिमेंट रखा, फिर उसे थोड़ा सा भारी एलिमेंट रखा, फिर उसे थोड़ा सा और भारी एलिमेंट रखा। ओके, ऐसे उसने अरेंज करना स्टार्ट किया। अब उसका कॉन्सेप्ट क्या था वो वाला पार्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट वाले पार्ट के साथ देखते हैं कि मैं एक रैंडमली ले लेता हूँ कि मान लेते हैं एक एक्स एलिमेंट है, एक वाई है और एक जेड। ये 3 एलिमेंट को उसने अरेंज कर लिया। एक 3 कोई तो एलिमेंट है जिसको उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब उसका पूरा बोलने का सीन क्या था, उसका आइडिया ये था कि मुझे बीच वाला एलिमेंट का जो वजन है, एटॉमिक मास है, वो कैसे मिल सकता है अगर मैं फर्स्ट और लास्ट इन दोनों का एवरेज निकालूं। एवरेज मतलब क्या होता है, इट इज समीशन, मतलब मीन वाला पार्ट। हम लोग कैसे देखते थे, लाइक तो तुमको नंबर दे दूं 2, 4 एंड 6, इसका एवरेज निकालो। तो लोग कैसे एवरेज निकालते हैं इसका, हम लोग बोलेंगे 2 प्लस 4 प्लस 6, सबको प्लस करेंगे, डिवाइड बाय, बिकॉज यहाँ पर 3 नंबर है, लोग डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो ये आंसर विल बी 4 समथिंग। ओके, मतलब जितना नंबर होगा उतने सबको ऐड करेंगे और जितने नंबर है उससे डिवाइड कर लेंगे। 10 नंबर होगा, 10 होगा, 10 प्लस कर दो और डिवाइड बाय 10 कर लो। तो यहाँ पर उसने कितने का एवरेज निकाला, फर्स्ट एंड लास्ट का, मतलब 2 एलिमेंट का एवरेज निकाला। तो उसने क्या बोल दिया कि अगर मैं x और z को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करूंगा, मतलब एवरेज निकालूंगा, तो मुझे आंसर मिलेगा वो y के बराबर में होगा। सो द मिडल एलिमेंट का जो एवरेज मीन होगा वुड बी इक्वल टू द अदर 2 एलिमेंट्स। ऐसा उसका कॉन्सेप्ट था। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसने एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि एग्जाम्पल बताते हैं कि क्या उसने बोलने का ट्राई किया। तो उसने एग्जाम्पल लिया इज ली ना की। ओके, एग्जाम्पल के साथ याद रखोगे। 2024 इस साल के बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन आकर गया था, व्हाट इज डॉबर्नियस ट्रायड विद एग्जाम्पल। विथ एग्जाम्पल वाले पार्ट में उसने क्या बोला कि अगर मैं फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का एवरेज निकालता हूं तो मुझे मिडल एलिमेंट का एवरेज मिलता है। तो लिथियम का एटॉमिक मास इज एक्चुअली 6.9 एंड पोटेशियम का इट इज 39.1। तो लॉजिकली क्या बोलेंगे कि अगर मैं 6.9 को 39.1 से ऐड करूंगा, बिकॉज मैं 2 को ऐड कर रहा हूँ, उसको मुझे एवरेज निकालना है, तो मुझे डिवाइड बाय 2 करना है। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो इसका आंसर होगा 46/2, दैट इज 2 1 एंड 23 जा। तो लोगों को आंसर कितना मिला, 23 मिला। और जब एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कैलकुलेट किया तो उसका आंसर 23 आया। जैसे इसका वजन कैलकुलेट किया तो 6.9 आया, इसका वैल्यू कैलकुलेट किया तो 39.1 आया। तो सोडियम का वजन कितना आ रहा, 23 आ रहा था। तो जब उन्होंने ये लॉजिक से कैलकुलेट करना स्टार्ट किया तो उन्होंने ये बोला कि मिडल एलिमेंट का जो एवरेज मीन होगा वो दूसरे वालों को ऐड करके मिल जाएगा हम लोग को। तो उन्होंने ये भी चेक किया तो ये आंसर राइट भी आया। तो सब लोग खुश हो गए, क्या क्या बात है, इसने बोला और बात सही निकली। तो जब उसे ग्रुपिंग करना स्टार्ट किया, कुछ 3 ट्राइड्स बन भी गए थे जो टेबल दिया हुआ टेक्स्ट बुक के अंदर। बट उसके बाद जो 30 एलिमेंट्स को नोन थे वो सारे के सारे 30 एलिमेंट्स उसमें मैच नहीं कर रहे थे। अगर टेक्स्ट बुक को तुम ध्यान से देखोगे, वर्ड यूज किया अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट मतलब सिर्फ इसी वाले पार्ट में एग्जैक्ट 23 आंसर आ गया। दूसरे जो तुम चेकआउट करोगे आंसर सेम नहीं आ रहे थे, उसमें आंसर थोड़ा डिफर कर रहे थे। मतलब डिफर लाइक 2-2 का डिफरेंस आ रहा था, तो ठीक है मैनेज कर लिया, और अप्रोक्स बोल दिया ना, थोड़ा 2 का डिफरेंस आ गया। किसी किसी में 10-10 का डिफरेंस आने लग गया। तो जब ये डिफरेंस बढ़ने लग गया तो लोगों ने इसको क्या कर दिया, बैक ऑफ कर दिया कि भाई तूने जो लॉजिक बताया वो ठीक है, बट कुछ कुछ ही फॉलो कर रहे, सब तो फॉलो कर ही नहीं रहे, और ये कॉन्सेप्ट वर्क नहीं कर रहा था। तो इसके लिए हम लोग ने इसका जो आइडिया था एवरेज मीन निकल के बीच का एलिमेंट का आंसर आने वाला, इसको हम लोग ने डिनाई कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। ओके, तो अब जब ये साइंटिस्ट फेल हो गया तो कुछ साल और निकले। जब और निकले तो साल के बाद एलिमेंट्स भी बढ़ने लग गए, तभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बढ़ गए। तो साइंटिस्टों ने और रिसर्च करना स्टार्ट किया और पैटर्न निकालने का ट्राई किया। तो कौन सा बंदा नेक्स्ट आया था वो देखते हैं। तो जो नेक्स्ट पर्सन was जॉन न्यूलैंड। जॉन न्यूलैंड ने भी अपने आइडिया निकालना स्टार्ट किया, बट जब ये अपने टाइम में वर्क कर रहा था
इसके पास टोटल 56 एलिमेंट्स थे। ओके, ये 56 एलिमेंट जब उसने वर्क करना स्टार्ट किया तो इसने भी सेम कॉन्सेप्ट लगाया। उसने भी अरेंजमेंट का स्टाइल क्या रखा, इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। सेम कंसेप्ट लगाया था कि पहले मैं हल्का एलिमेंट रखूंगा, फिर थोड़ा सा भारी रखूंगा, फिर थोड़ा सा और भारी रखूंगा। ये बंदा थोड़ा सा म्यूजिक से प्रेम करता था। ओके, तो इसने जो आइडिया निकाला था वो थोड़ा म्यूजिक से रिलेटेड था। म्यूजिक से रिलेटेड वाला पार्ट कैसा था, लाइक अपने इंडिया में जो म्यूजिक की जो सूर्स है, जो 7 सूर्स और सरगम है, इट इज सा रे गा मा पा दा नी। दिस वाज एन इंग्लिश साइंटिस्ट। तो इंग्लिश साइंटिस्ट के हिसाब से जो उधर का जो टोन चल रहा है, इट इज डो रे मी फा सो ला टी। Okay, it is not Doraemon, it is Do Re Mi. It is Do Re Mi Fa So La Ti. Okay, ऐसा उसने एक टेबल बना दिया। अब टेबल्स में उसने क्या किया, अरेंजमेंट करना स्टार्ट किया। अब अरेंजमेंट करने का स्टाइल क्या था उसका, तो उसने क्या लॉजिक लगाया, जैसे डॉबर्नियर ने क्या था, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करोगे, डिवाइड बाय 2, एवरेज निकाल रहे, डिवाइड बाय 2 होके बीच का आंसर आ जाएगा। तो इस वाले बंदे ने क्या बोला, जैसे सारे का मा करेंगे, लाइक सा रे गा मा पा दा नी सा, तो इससे सा रिपीट हो रहा है आफ्टर 8 नोट। तो इसने भी क्या बोला कि एवरी एलिमेंट विल रिपीट इट्स प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट वन, मतलब हर 8वां एलिमेंट, एवरी 8th एलिमेंट, जो भी 8वां, जहां से मैं काउंटिंग स्टार्ट करूंगा, जो एलिमेंट से मैं काउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूं, उस काउंटिंग से लेके जो 8th नंबर पे आएगा उसकी प्रॉपर्टी, और जहां से मैंने काउंटिंग स्टार्ट किया उन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एलिमेंट्स लिख लेता हूँ। लाइक सबसे पहले वाला पार्ट इज एच एल आई BE B C N O F Na Mg एंड मान लेते AL। मैं कुछ एलिमेंट्स लिख लिया, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैंने कुछ 11 एलिमेंट्स लिखे हुए, और ये सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे हल्का हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, फिर बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, एंड सो ऑन वाला पार्ट, ऐसे मैंने अरेंज कर लिया। तो उसने क्या लॉजिक लगाया कि मैं कहीं से भी काउंटिंग स्टार्ट करूँ, तो मान लो मैं बीच में लिथियम से स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं लिथियम को नंबर 1 बोल रहा हूँ, तो मैं लिथियम से काउंटिंग स्टार्ट करूंगा, तो यहाँ से जो 8th नंबर पे आएगा, तो यहाँ से 8th नंबर पे कौन आ रहा है, तो लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8th नंबर पे कौन आ रहा है, सोडियम आ रहा है। तो सोडियम की प्रॉपर्टी को लिथियम से मैच होगी, ऐसा उसने बोला। तो उसने कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी 7 एलिमेंट लगा दिया, तो सातों का ग्रुपिंग कर दिया। तो यहाँ पर जो बंदा होगा, यहाँ से जो काउंटिंग स्टार्ट होगा, तो ऑटोमेटिक इसके नीचे आता है। तो देखो कैसे वर्क करता है। हमने स्टार्ट किया हाइड्रोजन से नंबर 1, फिर इसके बाद नेक्स्ट हैवी एलिमेंट लिथियम, थर्ड नंबर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन यहाँ पे बाजू में आ सकता था, बट उसका लॉजिक क्या था, मैं फ्लोरीन को यहाँ पर नहीं रखूंगा क्योंकि ये 8th एलिमेंट है हाइड्रोजन से। अगर ये हाइड्रोजन से 8th एलिमेंट है तो इसको इसी के नीचे रख देंगे, तो उसने डू के नीचे ही एफ लगा दिया। उसी तरह से नेक्स्ट वाला पार्ट ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, एफ के बाद क्या आएगा, Na, तो Na वाला पार्ट इससे मैच कर रहा होगा। बेरिलियम वाला पार्ट Mg मैग्नीशियम से मैच कर रहा होगा। फिर ये वाला पार्ट एल्यूमिनियम से मैच कर रहा होगा। यहाँ पर आएगा सिलिकॉन, यहाँ पे आएगा फॉस्फोरस, और यहाँ पर आएगा सल्फर। फिर यहाँ पर आ गया उन लोगों का क्लोरीन, और यहाँ पर आ गया उसका कैल्शियम। ओके, आई होप नहीं 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 नहीं, क्लोरीन के बाद पोटेशियम, और यहाँ पर आ गया कैल्शियम एंड सो ऑन वाला पार्ट, यहाँ पे मैग्नीज वाला पार्ट है, यहाँ पर Ti समथिंग है। यहाँ पर आया था Fe, मैं पूरा टेबल नहीं बना रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आया था कोबल्ट एंड निकल, एंड इसी फा के नीचे का तुम लास्ट में देखोगे ना, तुम लोग को दिखेगा CE&La। लॉस एंजलिस मत बोल देना, इट्स लैथिनम, सीरियम एंड लैथिनम। ओके, अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिख लिया कि क्या क्या हम लोग को रिक्वायर्ड है टेबल का। मैं पूरा टेबल फिल नहीं कर रहा हूँ। तो उसका अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या था, दैट एवरी 8th एलिमेंट, तो मैं कोई भी स्टार्ट करता, लाइक बोरॉन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं बोरॉन से काउंटिंग स्टार्ट करूंगा, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एल्यूमिनियम ऑटोमेटिक उसके नीचे आ गया। तो उसकी अरेंजमेंट ऐसे सेटल डाउन हो गए कि जो 8वां एलिमेंट है ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, क्योंकि 7 का ही ग्रुप बनाया था, और सबके सब कौन से थे, हमारे म्यूजिक के ग्रुप थे। तो ये डू वाले सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी, ये रे वाले सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी, ये मी की सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी, ऐसे बताना स्टार्ट कर दिया। जब उसने बताना स्टार्ट किया,
तो इसके जो लॉ थे वो लॉ थोड़ा तो चला, बट ये भी गाड़ी थोड़ा-थोड़ा जाके रुक गया कि अब इसकी जो प्रॉपर्टी जो 8th एलिमेंट का कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पर मैच नहीं कर रहा था। तो कैसे मैच नहीं कर रहा था ये वाला पार्ट देखते हैं कि फर्स्ट प्रॉब्लम क्या आया इसको? इसे कुछ प्रॉब्लम्स आए थे, अराउंड कुछ 4 प्रॉब्लम्स इसको मिल गया था। तो पहला वाला पार्ट क्या था? सबसे पहले हम लोग करेंगे एप्लीकेबल टिल कैल्शियम। एप्लीकेबल, मैं पूरे पॉइंट्स नहीं लिख रहा हूँ, मेन पॉइंट्स लिख रहा हूँ। एप्लीकेबल टिल कैल्शियम। ओके, उसने जो बोला था उसका कॉन्सेप्ट चल रहा था, मतलब यहाँ से हम लोग जब स्टार्ट कर रहे हैं बराबर बात चल रही है। कैल्शियम तक ये वाला चीज चल रहा था, इसके आगे के एलिमेंट्स मैच नहीं कर रहे थे। लाइक फॉर एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, Fe इज आयन, आयन इज अ मेटल। तो मेटल के ऊपर कौन है? ऑक्सीजन सल्फर है, बट ऑक्सीजन सल्फर तो नॉन मेटल है। तो मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टी सेम कैसे हो सकती है? तो इधर मतलब इसने कुछ गड़बड़ कर दिया ना यहाँ पर। तो उसने जो बातें बोली थी कि हर 8वां एलिमेंट प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा होगा, वो सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड था। कैल्शियम के आगे के एलिमेंट्स उसके रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे, उसके लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे। इट वाज एप्लीकेबल टिल कैल्शियम ओनली। दिस वाज द फर्स्ट लिमिटेशन। यहाँ पर इसकी रुकावटें आ गई कि भाई इसके आगे तेरी बात नहीं चल रही, तूने जो बोला हमने माना वो बात को, हमने दिल से माना, बट ये वाला पार्ट आगे तू दिल से बुरा मत मानना भी कि तेरी बात फॉलो नहीं हो रही है। सेकेंड वाला प्रॉब्लम, some elements were placed in the same box। ये हो गया सर सेकेंड प्रॉब्लम। आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, कोबाल्ट, निकल, सीरियम एंड लिथियम। अब ये वाला प्रॉब्लम क्यों आया? अगर सबको एक एक बॉक्स मिला है तो इन लोगों के साथ भेदभाव क्यों? कोबाल्ट एंड निकल को भी अलग अलग जगह दो, कोबाल्ट को अलग जगह दो, निकल को अलग जगह दो। वैसे ही सीरियम एंड लिथियम को भी अलग अलग जगह दो। इन लोगों को साथ में प्लेस करने का क्या लॉजिक बना दिया? विच वॉज अगेन अ प्रॉब्लम, इज अ टास्क। And the third one, different elements were placed in the similar group। ओके, अभी डिफरेंट एलिमेंट प्लेस इन सिमिलर ग्रुप का मतलब क्या हो गया? जो एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया, को ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल, तो दोनों सिमिलर है। तो अगर ये दोनों सिमिलर है तो ये आयन को यहाँ पर क्या काम कर रहा है? ये तो मेटल वाला पार्ट है, तो डिफरेंट एलिमेंट हो गया, तो इसका तो यहाँ पर कुछ काम ही नहीं है। एक और देखो, कोबाल्ट एंड निकल, ये हमारे मेटल्स वाले पार्ट है। इन लोगों को प्लेस किया गया फ्लोरीन एंड क्लोरीन के साथ। फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर माय हेलोजेंस। हेलोजेंस वो होते हैं जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन की उन लोगों को जरूरत होता है। बट कोबाल्ट एंड निकल तो मेटल है, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। तो इन लोगों की प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी फिर से अनमैच्ड हो गई। तो अगेन ये वाला मिस्टेक हो गया। तो ये सिमिलर वाले के साथ एक डिफरेंट एलिमेंट रख दिया, ये सिमिलर के साथ एक डिफरेंट एलिमेंट रख दिया। एंड एक और प्रॉब्लम हो गया, अब भाई जब तो पता था कि आईफी मेटल है और कोबाल्ट एंड निकल मेटल है, अगर ये दोनों मेटल मेटल तो इतने दूर दूर क्यों प्लेस है? व्हाई आर दे अवे फ्रॉम ईच अदर? दे शुड बी क्लोजर इन द वन ग्रुप ओनली, सेम टू सेम वाले ग्रुप में आने चाहिए थे। तो व्हाई आर दे प्लेस्ड अवे फ्रॉम ईच अदर, व्हिच वाज अगेन अ प्रॉब्लम टू इट। एंड द फोर्थ पॉइंट, no provision for new metals, new elements, सॉरी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा पॉइंट्स नहीं लिख रहा हूँ। अब डिमांड्स जब इसने बनाना स्टार्ट किया था, ये बंदा बहुत कॉन्फिडेंट था। ही वाज लाइक कि 56 एलिमेंट्स मुझे पता है ना, बस इतना ही होगा। फ्यूचर में आगे जाकर और कुछ एलिमेंट्स आने नहीं वाले, तो जो मैं टेबल बना रहा हूँ वो फुल एंड फाइनल वाला पार्ट है, इसका एलिमेंट्स तो और आए, 56 से ज्यादा एलिमेंट्स आज के डेट में लोगों को पता है। तो जब इतने एलिमेंट्स उनको पता था तो लोगों ने चल ठीक है इसे टेबल बनाया, तो हम फिट करने का ट्राई करते। तो जब हम जगह में फिट करने का ट्राई कर रहे थे तो टेबल में उसने कोई जगह ही नहीं रखी थी नए एलिमेंट्स रखने के लिए। और जब हम जगह जबरदस्ती बना के पुश कर रहे थे कि चल ठीक है कहीं एडजस्ट कर लेते, बंदे ने इतना काम किया तो थोड़ा हम हेल्प कर लेते, हो जाती है गलती, मान लेते थोड़ा सा। तो जब उसने वो वाला पार्ट करने का ट्राई किया तो जगह पे फिट नहीं हो रहे थे। तो न्यू एलिमेंट्स के लिए कोई प्रोविजन नहीं रखा था, वेयर टू गेट अकोमोडेटेड, कहाँ उनको रखा जाए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। और जब रखने का ट्राई भी कर रहे थे तो ट्राई करने के टाइम पे वहां पर सेट ही नहीं हो रहा था, मतलब सेम सेम वाले पार्ट सेट होना चाहिए था ना। मतलब हमने कैसे लॉजिक लगाया, ये डू में सब सेम एलिमेंट है, रे में सब सेम एलिमेंट है, तो जब और एलिमेंट्स को उसमें पुश करने का ट्राई किया तो वो वर्क नहीं कर रहा था। सो इसके लिए इसको भी हम लोगों ने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया।
तो इस वाले पेज से तुमको एक ही क्वेश्चन मिलेगा. स्टेटमेंट इज व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव. देयर आर मेनली बेसिकली 4 पॉइंट्स. आप लोग जो टेबल दिया है तुम लोगों को टेक्स्ट बुक में, टेबल के जस्ट नीचे वाला पार्ट में तुम लोगों को पूरा पैरा दिया है. दैट एंटायर पैरा कंसिस्ट ऑफ लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव. तुम लोगों वाला टेबल का आंसर देख लेना, यू विल गेट योर आंसर. नेक्स्ट साइंटिस्ट इज Dimitri Mendeleev. ओके, अब आया डिमिट्री मेंडलीव. ये बंदा बहुत सही था. इसके लिए आप लोग बोल सकते हो कभी कभी लगता है अपनिश भगवान है. ओके, इसने ऐसा कुछ काम कर दिया था. ही वॉज वेरी प्राउड एंड वहां के लोग भी बहुत प्राउड थे. ही वॉज फ्रॉम रशिया, ये रशियन साइंटिस्ट एक्चुअली. और इसने क्या काम किया, इसने के टाइम पे लाइक इसका अरेंजमेंट भी देख लेते कैसे इसने अपना लॉजिक लगाना स्टार्ट किया. इसके जमाने में देयर वर 63 एलिमेंट्स. नॉबर्नियस के टाइम पे 30 एलिमेंट्स थे. जॉन न्यूलैंड के टाइम पे 56 एलिमेंट्स थे. इधर पॉजिटिव ऑर्डर 63 एलिमेंट्स आ चुके थे. जब ये एलिमेंट्स आया तो इसने भी सेम कॉन्सेप्ट लगाया और इसने अरेंजमेंट दिया. अरेंजमेंट क्या था, सेम अरेंजमेंट था. इसने भी कैसे अरेंज करना स्टार्ट किया, इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. सेम स्टाइल यूज जैसे डॉबर्निया ने किया, जैसे न्यूलैंड ने किया, वैसे ही का वैसे डिमिट्री मेंडेलीव ने भी किया. इसकी भी अरेंजमेंट कैसे था, लाइटर टू हेवियर अरेंज करना स्टार्ट कर दिया. इसने एक छोटा सा लाइन लिखा जो उसको लॉ भी बोलते हैं. इस लॉ इज मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ. उसका लॉ था द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक function of the atomic mass. ये इसका लॉ था. मेंडेलीव का 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आया तो यू कैन स्टेट दैट इट इज डिफाइन व्हाट इज मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ. द स्टेटमेंट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास. अब ये पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है वाला पार्ट समझ लोगे तुम लोग को इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. जैसे डॉबर्नियर ने 3 का ग्रुप बनाया, वैसे जॉन न्यूलैंड ने 8 का ग्रुप बनाया. और इन सब लोग क्या ट्राई कर रहे थे कि कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी रिपीट करवाने का ट्राई कर रहे थे. तो सेम कॉन्सेप्ट इसने बताया, बस वो भी नंबर नहीं दिया. जैसे मेंडेलीव ने कैसे बोल दिया, सॉरी मेंडेलीव नहीं, जॉन न्यूलैंड ने कैसे बोल दिया कि एवरी 8 एलिमेंट विल रिपीट दिस प्रॉपर्टी. तो इसने वो 8 को हटा दिया. इसने क्या बोला कि एक पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब कुछ समय के बाद, आफ्टर सम रेगुलर इंटरवल्स के बाद हर एक एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करते चला जाएगा. अगर ऐसा नहीं बोला कि नंबर 1 का प्रॉपर्टी 8 से मैच करेगा जैसे न्यूलैंड ने बोला. इसने बोला कुछ टाइम के बाद, लाइक 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट कुछ समय के बाद एटम्स अपनी प्रॉपर्टी को फिर से रिपीट करते हैं. ऐसे वाले को मैं बोलेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन. पीरियोडिक मतलब टाइम वाला, पीरियोडिक आईसीजी, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास. तो अगर मैंने एलिमेंट्स को एटम की मास के हिसाब से अरेंज करना स्टार्ट किया तो वही एलिमेंट्स कुछ समय के बाद अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करते हुए दिखेंगे.